आदरणीय सभापति महोदय, मैं कर्मचारी प्रतिकर संशोधन विधेयक 2016 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे आश्चर्य लगा सुन के हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि ये कॉस्मेटिक संशोधन है। अब पता नहीं इस राजनीतिक शब्द का अर्थ हम किस रूप से लगाएं। दरअसल इन दिनों राजनीति में बहुत सारे कॉस्मेटिक नेता भी आ गए हैं और इसलिए जब हम एक संघर्ष की परंपरा से नहीं आते हैं तो जीवन के क्षेत्र में हर सुधार जो किया जाता है वो तत्कालिक लगता है, निष्प्रभावी लगता है। मैं ये बातें इसलिए भी कह रहा हूं कि जब पिछले सदन में 2009 में आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब श्रम मंत्री थे तो कर्मचारी प्रतिकर संशोधन विधेयक आया था और उस समय आश्चर्यजनक रूप से मुझे लगा कि उस समय की कार्रवाई को पढ़ते हुए कि इन्हीं के दल के सदस्य संजय निरुपम जी सभी चीज़ों से सहमत नहीं थे। इसलिए मैं आज अपनी बात की शुरुआत एक ऐतिहासिक तथ्य से करना शुरू करूंगा कि आज 9 अगस्त है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8 अगस्त 1942 की याद हम लोगों को कराया था। 8 अगस्त को जब क्विट इंडिया मूवमेंट की घोषणा महात्मा गांधी ने की थी तो 9 अगस्त से पूरे देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो ये आंदोलन शुरू हुआ था। उस आंदोलन की पृष्ठभूमि में हमें जाना होगा। वो आंदोलन किस तरह की आज़ादी की लड़ाई थी। उस आंदोलन की आज़ादी की लड़ाई में अगर हम तब के श्रम कानूनों का अगर अध्ययन करेंगे तो उसकी घोर कमी वो आवश्यक था। हमें ये ध्यान देने योग्य बात है कि दुनिया के बाजार में ब्रिटिश हमारा सिर्फ शोषण करते थे अपने माल को बेचने के लिए और तब मौसमी और पूरे साल चलने वाले कुल फैक्ट्रियों में कामगारों की संख्या 40 लाख थी। उसके बाद से भारत आज़ाद हुआ। निश्चित रूप से धीरे धीरे हम विकास की ओर बढ़े हैं और इसलिए जब हम श्रम को अलग टुकड़े में बांट के विचार करते हैं और पूरे अपनी अर्थव्यवस्था के अनुकूल स्थितियों में उसको जो सभी उपादान है जो मैन, मटेरियल, मोटिव्स, पावर, मशीन, मैकेनिज्म, इसके साथ जब हम उसका सम्यक विचार नहीं करते हैं और एकांगी विचार करते हैं तो निश्चित रूप से पूंजी और श्रम के बीच जो विवाद उत्पन्न होता है उस विवाद के चलते देश की आर्थिक प्रगति रुकती है। इसलिए जो मैं यहाँ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 1964 के अंतर भारत के प्रसिद्ध मनीषी दीनदयाल जी ने अर्थ अनुकूल रचना, राष्ट्रीयता के अनुकूल अर्थ रचना की जो कल्पना की थी, भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उसी दिशा में चल रही है। मैं ये बताना चाहूँगा कि हाल में ही 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी निरंतर रिपोर्ट में कहा है कि भारत को आर्थिक विकास के लिए जीएसटी और श्रम कानूनों में सुधार चाहिए। जीएसटी की ऐतिहासिक पड़ाव को हमने कल इसी लोकसभा के अंदर प्राप्त कर लिया है। अब धीरे धीरे हमारी सरकार उन श्रम कानूनों को बदलने में लगी है जो श्रमिकों का मात्र शोषण का उपाय करते थे। हम अब श्रमिक और पूंजी के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे हैं और खास करके आज भी ये हमारा मानना है कि श्रम और औद्योगिक कानूनों की संख्या के मामले में हमारा देश दुनिया में सबसे आगे है। अब भारत में निवेश को बढ़ाने और खास करके मेक इन इंडिया की अभियान के सफल होने की संभावनाओं के तहत आज श्रम सुधार आवश्यक हो गया है। हमें श्रम सुधारों को अत्यंत लचीला और कार्य संस्कृति के रूप में उनको विकसित करना होगा और लचीला करने का अर्थ कहीं से नहीं है कि हम श्रमिकों का संरक्षक नहीं हैं। हम अपने लेबर्स यूनियन और लेबर को संरक्षण नहीं देंगे, बल्कि संरक्षण एक उपयुक्त शब्द नहीं है। हम तो साथ साथ परस्पर देश की अर्थव्यवस्था में सबके आगे बढ़ने की जो बात आदरणीय मोदी जी ने कही है, सबका साथ सबका विकास, उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं और उसी दिशा में हमने इस संशोधन विधेयक में जो पहले से शामिल था उसमें महत्वपूर्ण 5 संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों में सबसे पहला संशोधन तो ये है
कि नियोजकों द्वारा जो एम्प्लॉयर होते थे वो कर्मचारियों को इस बात की जानकारी नहीं देते थे कि श्रम कानूनों के तहत उनके क्या राइट्स हैं, उनके क्या अधिकार हैं। तो एक तो निश्चित रूप से चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक विधि से, जिस तरह से डिजिटल इंडिया के माध्यम से संचार के विभिन्न आयामों का प्रचार हुआ है, उसके साथ लिखित और बाकी माध्यमों के साथ उनको हमको इसकी सूचना देनी है। और साथ ही साथ इस विधेयक के अंतर्गत हमने ये भी विधान किया है कि अधिनियम का उल्लंघन करने का दंड जो पहले 5,000 रुपया था उसको बढ़ाकर 50,000 रुपया किया है, और साथ ही साथ अगर जरूरत पड़े तो उसको 1 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही अधिनियमों के उल्लंघन को प्रदर्शित करने में जो विफल होंगे उन्हें दंड का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय में अपील किए जाने के लिए विवाद की राशि को 300 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपया इसलिए किया गया है ताकि विवादों की संख्या कम हो। साथ ही साथ ये भी प्रावधान किया गया है कि मुकदमा उस धारा का विलोप किया जाए जहां नियोक्ता द्वारा अपील दायर करने के बाद राशि रोके जाने पर कर्मचारी को राहत देने के लिए आयुक्त उच्च न्यायालय में अपील दायर करते ही कर्मचारी का भुगतान रोक दिया जाता था, इसको भी रोका गया है। लेकिन साथ ही साथ रोजगार या उसके दौरान दुर्घटनाओं द्वारा निजी चोटों से चोटिल होने पर कर्मचारियों के लिए मुआवजा कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए अति महत्वपूर्ण है, और उस दिशा में ये सरकार आगे बढ़ी है। मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि हम सबों को ज्ञात है कि श्रम समवर्ती सूची में शामिल है, और इसमें राज्य सरकारें भी अपने अपने अनुरूप अपना कानून बना के इसके क्षेत्र का विकास कर सकती हैं। जहां मुख्य रूप से ये कारखानों तथा विनिर्माण प्रक्रियाओं में नियोजित कर्मचारियों पर लागू होता है, उसके साथ ही समुद्री जहाज वायुयान के चालक के रूप में विदेश में कार्य करने वाले रेलवे कर्मचारियों की कुछ श्रेणियां भी इसमें शामिल है। लेकिन अनेक राज्य सरकारों ने इसमें कवरेज का क्षेत्र बढ़ा के खानों, बगानों और निर्माण के क्षेत्रों को भी शामिल किया है। खास करके राज्य की सरकारों को अपने अपने अनुकूल स्थितियों में इस पर निर्णय लेने का अधिकार होगा, और इस दृष्टि से अगर हम विचार करेंगे तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक संशोधन है। मेरे मित्र तरुण जी कह रहे थे कि इस संशोधन को कॉस्मेटिक क्यों कहा गया। मैं उनके क्षमा चाहता हूं गौरव जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि इन संशोधनों की उत्पत्ति कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 से जो संबंधित रिपोर्ट आई थी उसके 1974 की उसके संख्या 12 और 1889 के संख्या 134 में भारतीय विधि आयोग द्वारा इसको अनुमोदित किया गया, और अनेक चीज़ें उसके अनुकूल ये शामिल की गई हैं और उसके अनुरूप हम लोग इसमें बढ़ रहे हैं। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज इन कानूनों को की ज़रूरत भारत में इसलिए भी है कि 2020 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 5 करोड़ 60 लाख युवाओं की कमी होगी, और उस समय भारत जो आज युवा श्रमिकों के मामले में अपने डेमोग्राफिक बूम पर है, वो लगभग 4 करोड़ 70 लाख अतिरिक्त युवा एक नए नौजवान श्रमिक वर्ग खड़ा होगा, और उसको संरक्षण देना आवश्यक होगा। इसलिए मैं अंत में दीनदयाल जी को, श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अपनी पुस्तक एकात्म मानववाद में राष्ट्रीय जीवन के अनुकूल अर्थ रचना की कही है, उनको मैं कोट करते हुए कहना चाहूँगा, कोट, प्रत्येक को काम अर्थव्यवस्था का आधारभूत लक्ष्य होना चाहिए। आयु में जीविकोपार्जन की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन आज कुछ विचित्र स्थितियां हुए। एक और 10 वर्ष का बालक और 70 वर्ष का बूढ़ा काम में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी ओर 25 वर्ष का नौजवान बेरोजगारी और बेकारी से उबकर आत्महत्या कर बैठता है। इस अव्यवस्था को दूर करना होगा। भगवान ने हाथ तो दिए हैं, परंतु वे स्वयं उत्पादक नहीं बन सकते। उनके लिए पूंजी का सहयोग चाहिए,
और श्रम और पूंजी का संबंध पुरुष और प्रकृति का संबंध है। सृष्टि इन दोनों की लीला है, इनमें से किसी की अवहेलना नहीं की जा सकती। अनकोट। मैं एक ऐसी रचना की बात कर रहा हूं जिसमें समाज के और अर्थ जीवन को आगे बढ़ने के लिए समाज के सभी अंगों पर, समाज के सभी तथ्यों पर जब तक हम समान विचार नहीं करेंगे, हम सिर्फ पूंजी और श्रम दोनों को अलग रख के विचार नहीं कर सकते हैं। माननीय सभापति महोदय जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि पूंजी तभी वैभवशाली बन सकती है जब श्रम का सम्मान हो, श्रम की प्रकाष्ठा हो और श्रम सतत संस्कारवान बने, यानी लगातार उसमें ट्रेनिंग की गुंजाइश रहे, प्रशिक्षण की गुंजाइश रहे। और उसी युगानुकूल अर्थ रचना के तहत माननीय मंत्री जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, नारा है, सबका साथ सबका विकास, उसी दिशा में देश के श्रमिकों के कल्याण के लिए हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये बातें जो उठाई जा रही हैं कि श्रमिक और कारखाना या पूंजी ये एक दूसरे के विरोधी हैं, तो ये अवधारणा, ये कंसेप्ट गलत है। ये संघर्ष का जीवन भारतीय संस्कृति और भारतीय पद्धति में नहीं रही है। हम भारतीय सामाजिक जीवन में और आर्थिक जीवन में सामंजस्य की बात करते हैं और सह अस्तित्व की बात करते हैं। इसलिए श्रम और पूंजी दोनों का उचित तालमेल, और इस दृष्टि से जब हमारा समाज आगे बढ़ेगा तो हम भारत को वैश्विक गुरु बनाने के रास्ते में सफल होंगे। और उसी दिशा में वर्तमान सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। और इसी दृष्टि से हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते जैसे कार्यक्रमों की रचना की है। निश्चित रूप से ये संशोधन आने वाले समय में श्रमिकों के दृष्टि से एक अनुकूल वातावरण और स्वस्थ वातावरण का निर्माण करेगा और भारत की प्रगति को, जो ग्रोथ रेट है, उसको दोहरे अंक तक पहुंचाने में हम सक्षम होंगे और भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में वैश्विक क्षितिज पर स्थापित होगा। इतनी बात कहकर मैं समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।